क्या चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई चल रही है कुछ या नहीं चल रही है? चल रही है ना? गुड। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए प्लीज़ पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, हम ये पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था जब केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टेड केमिकल काइनेटिक्स, राइट? रिटन द बेसिक्स हमने कर लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? बेसिक्स में हमने क्या किया था, पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। बेसिक्स में हमने ये किया था बच्चों कि क्या हमें पढ़ना है काइनेटिक्स में, ठीक है? क्या पढ़ते हैं काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स किसे बोलते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, और हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब हमने बेसिक्स में पढ़ा था। आज हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट में हमने बोला दो चीज़ें हैं, वन इज कॉल्ड द एवरेज रेट, अदर इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है? पहली बात है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले हम बात कर रहे थे एवरेज रेट की। एवरेज रेट क्या होता है? इसको लिखते हैं आर एवरेज, ठीक है? आर बार भी लिख सकते हैं। हमने बोला द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ मेजरेबल टाइम इंटरवल। मेजरेबल टाइम इंटरवल, ठीक है? यानी कि जब हम किसी मेजरेबल का मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं, तो उस टाइम इंटरवल में जब हम किसी रिएक्शन का रेट निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज रेट, ठीक है? मतलब कहने का मतलब क्या कि आप एक टाइम को मेजर कर रहे हो और उसमें रिएक्शन के रेट को निकाल रहे हो, दैट्स कॉल्ड द एवरेज रेट, ठीक है? अब समझिएगा, कोई फायदा नहीं है डेफिनेशन पे जाके, हमें तो मैथमेटिकल सीखना है सब कुछ। तो हमने बोला चलो एक रिएक्शन देखते हैं, कंसीडर रिएक्शन, ठीक है? और रिएक्शन में मैंने लिखा है A gives to B, पूरा चैप्टर बच्चों से इसे सिखाना है। तो मैंने बोला देखो क्या होगा जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है? ये कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर में, ठीक है? और ये है टाइम सेकंड्स में चलता है। तो शुरू में जब टाइम t = 0 होगा, यहाँ पे टाइम t = 0 है, तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, नहीं होगी बेटा? शुरू में तो जो है वो a ही होगा, b तो होगा। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे a की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी, ठीक है? ऐसे अगर मैं b की बात करूं, ये है कंसंट्रेशन ऑफ b मोल पर लीटर में, ये है टाइम सेकंड्स में। तो शुरू में क्या टाइम = 0 होगा तो b की कंसंट्रेशन भी 0 होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा b की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है? तो आप क्या करिए, आप कुछ मत करिए, आप दो कंसंट्रेशन टर्म ले लीजिए। शुरू में टाइम t1 था तो वहां पे कंसंट्रेशन थी a1, और जब टाइम t2 आया वहां पे कंसंट्रेशन आई a2। समझ में आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे, आर एवरेज को क्या बोलोगे, आर एवरेज को क्या बोलोगे, आर एवरेज को और आर मार्जिन आप बोलोगे फाइनल कंसंट्रेशन A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन A1 अपॉन T2 माइनस T1। अब आपको क्या दिख रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन तो कम होगी, सपोज भाई शुरू में कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो यहाँ पे कम है, अगर ये 10 है तो ये 5 है, अगर ये 20 है तो ये 10 है, अगर ये 50 है तो ये 25 है, ठीक है? तो ये कम है, कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो रेट नेगेटिव में आ जाएगा। अब रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो आर एवरेज को हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? यानी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग विद टाइम। समझ में आया? दोबारा ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, तो T1 कंसंट्रेशन पे A1 थी और T2 पे कंसंट्रेशन A2 हो गई। अब T2 फाइनल टाइम है तो हम क्या लिखते हैं, रेट को क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो टाइम क्या बोलेंगे,
भाई टाइम हम यही बोलेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, 10 सेकंड माइनस 5 सेकंड या 20 सेकंड माइनस 10 सेकंड, ऐसे तो लिखेंगे टाइम। तो कंसंट्रेशन को भी जब हम टाइम लिख रहे हैं T2 माइनस T1, वैसे कंसंट्रेशन को भी लिखना पड़ेगा A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 जब लिखेंगे तो ये कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो A2 कम है, तो कम में से ज्यादा 5 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, तो रेट नेगेटिव आ जाएगा। अब रेट नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप बोलते तो बहुत कम हो गया पर नेगेटिव नहीं होगा, रिएक्शन खत्म हो गया तो हम बोलेंगे रेट 0 हो गया, पर रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। पता समझ में आया? यहां तक आ गया? अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो डेल्टा मतलब लार्ज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल या मेजरेबल टाइम इंटरवल, दैट इज क्या, दैट्स कॉल्ड एवरेज रेट। अब बी की टर्म्स में बोलें तो शुरू में टाइम t1 है, ये टाइम t1 है, बाद में टाइम t2 हो गया, यहां पे कंसंट्रेशन t1 है, यहां पे कंसंट्रेशन b2 हो गई, तो हम यहां पे आर एवरेज क्या बोलेंगे भाई, फाइनल b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। अब इस बार क्या है कि बेटा कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो b2 ज्यादा होगा, है ना बच्चों, b1 कम होगा, 10 माइनस 5 तो रेट पॉजिटिव आएगा, इसलिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन डेल्टा t हो गया आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ b आया। तो जब रिएक्टेंट की बात करोगे, ठीक है, तो नेगेटिव साइन आपको खुद लगाना पड़ेगा, पर जब प्रोडक्ट की बात करोगे तो कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से एवरेज रेट आपको समझ में आ गया। तो हम बोलेंगे लार्ज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और लार्ज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो आगे चलें, ठीक है। अब हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। देखो सब न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूमेरिकली ज्यादा ध्यान देंगे इसको। सीधी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो RINST, ठीक है। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, that is in a very short interval of time। क्या बोला? in a very short interval of time, it's called कौन सा रेट? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है बेटा। अब देखो क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ही मैंने बोला कंसीडर रिएक्शन, एक ही रिएक्शन लेते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, भैया एक रिएक्शन हमने ले लिया, कौन सा रिएक्शन? हमारा फेवरेट रिएक्शन है एग्जिबिलिटी, ए हमारा रिएक्टेंट, बी हमारा प्रोडक्ट। तो अभी हमने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा सर। अब हमने यहां पे लिख दिया कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन मोल पर लिख दिया, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने ले टाइम, टाइम है सेकंड्स में, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अभी हमने ग्राफ बनाया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ये कौन है? ये ए यानी कि रिएक्टेंट, और विद द पैसेज ऑफ टाइम बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये कौन है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मतलब बी। तो अब हमने बोला, किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ पे रेट कितना है मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे रेट कितना है मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे रेट कितना है मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे रेट कितना है मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे रेट कितना है मुझे फाइंड करना है। यानी कि बच्चा क्या बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है सर मुझे ये बताओ रेट कितना है।
ठीक है, बच्चा मुझे बोला सर यहाँ पे बताओ रेट कितना है, बच्चा मुझे बोला सर यहाँ पे बताओ रेट कितना है, बच्चा मुझे बोला सर यहाँ पे बताओ रेट कितना है। मतलब डेफिनेशन को देखो ना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हमने बोला इंस्टेंटेनियस रेट। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब क्या, यहाँ पे निकालना, तो हम क्या बोलेंगे भैया, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ए बी, ये थीटा हो गया, यहां पे निकालना तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां पे थीटा हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे निकालना तो आप जहां पे निकालना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अब ए बी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी क्या बनाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, और बी सी क्या बताएगा, चेंज इन टाइम। ए बी क्या बताएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, बी सी क्या बताएगा, चेंज इन टाइम। ए बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, बी सी क्या हुआ, बेस, क्या बोलते हैं, टेन थीटा, ठीक है। अगर मुझे बोला जाए भाई जो रिएक्टेंट है मेरा ए आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ ए निकालो, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया ए की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, ठीक है, तो इसका तो स्लोप नेगेटिव आएगा, नहीं है, ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। मतलब क्या, नेगेटिव स्लोप माइनस ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, अपॉन क्या, बीसी, बीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टाइम। ऐसा लिख सकते हैं या और कुछ लिख सकते हैं। अभी आपने एवरेज रेट लिखा था, एवरेज रेट क्या लिखा, एवरेज रेट की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, पर ये क्या है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है क्योंकि रिएक्टेंट की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, ठीक है बच्चों, याद रखा गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, डेल्टा इज फॉर लार्ज चेंज, डेल्टा किसके लिए होता है, लार्ज चेंज, तो यहाँ पे क्या है, टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है। अब जब टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी बहुत शॉर्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, हमें इसको कम छोटा बनाना है, तो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। अब ये हो गया, अभी तक क्या था, एवरेज रेट, मैं जैसे ही लिखता हूं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट, क्या बोल गया, इंस्टेंटेनियस रेट, या इंस्टेंटेनियस है इन टर्म्स ऑफ ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अभी नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, जो नेगेटिव साइन है आपका इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो अगर इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें ये कोई प्रॉब्लम, जल्दी इसको पॉज करके इसको जल्दी नोट करो, फिर टर्म्स ऑफ बी आते हैं, जल्दी जल्दी करना है, फिर टर्म्स ऑफ बी आना है हमें, हो गया। अब उसने बोला, हटाओ उसको, अब उसने बोला आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ बी। अब देखो बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट है बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव की जगह कौन सा स्लोप आएगा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि प्लस ए बी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन बीसी, बीसी मतलब चेंज इन tan थीटा भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, यूज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी ओवर बीसी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसका प्लस आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इन अ लार्ज टाइम, बट अब क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, यानी कि टी जीरो की तरफ जा रहा है,
यानी कि t छोटा होता जा रहा है, यानी कि ये चीज छोटी हो जाएगी तो ये भी चीज छोटी हो जाएगी, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल टाइम इंटरवल, उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? dB, dB मतलब स्मॉल चेंज, तो dB ओवर dt स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर अ स्मॉल टाइम इंटरवल। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसको समझ में नहीं आया, एवरेज रेट समझ में आया, इंस्टेंटेनियस रेट समझ में आया, पक्का पक्का आया, कच्चा कच्चा आया, पक्का पक्का आया, तो आगे चलें फिर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दो चीजें क्लियर हो गई ना। अब कुछ आपको बताने हैं रेट की बातें, तो बोला मैंने रेट के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में जाने से पहले अगर हम बोले कि रेट निकालो, अब अच्छा चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which is a better rate of reaction? That is average or instantaneous? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटर रेट कौन सा है, एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट, तब क्या बोलोगे? बोलो 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 बोलो, क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप करेंगे। वाई? ठीक है, आंसर मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कौन सा बेटर रेट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, मैंने बोला इंस्टेंटेनियस। अब आपको बताना है व्हाई, कि व्हाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी बेटर रेट, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम बेटर रेट कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू एवरेज रेट। व्हाई? ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं कुछ क्वेश्चंस ये कल मुझे चाहिए। ठीक है, अब हमने बोला कि हम आगे चलें थोड़ा सा। अब हम आते हैं, एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया बच्चे। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। देखो हमें बोला गया क्वेश्चन है 2a plus 3b gives you 4l plus 5l। ठीक है, ये मुझे रिएक्शन किया। ठीक है, तो उसने बोला राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। in terms of different reactant and product, different reactant and product। ठीक है, ये पहला पार्ट इसका। और दूसरा पार्ट क्या बोला इसने? ठीक है, राइट, ये पेट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहली चीज जो सीखनी होती है ना काइनेटिक्स में, सबसे पहले ये सीखना होगा, सबसे पहला काम। ठीक है, राइट, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अब डिसअपीयरेंस किसका होगा? जो रिएक्टेंट है ऑफ ए एंड बी, एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एल एंड एम। देखो ध्यान से समझना, ये रिएक्शन मैंने जानबूझ के, मुझे एक टर्म पढ़ानी है, पर टर्म से पहले मैं पहले बेसिक पे आ गया। मैंने बोला सीधी बात एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें जो कुछ पढ़ना है बेटा, मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा पीछे से बेटर रेट, आंसर मैंने खुद ही दिया कि इंस्टेंटेनियस रेट इज अ बेटर रेट। क्या बोला? इंस्टेंटेनियस रेट इज अ बेटर रेट। ठीक है, तो अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, मैंने पूछा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? डिफरेंशियल रेट
एक्सप्रेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन? ये टॉपिक है, ऑलवेज क्वेश्चन से पहले आता है, बट मैंने जानबूझ के पहले क्वेश्चन लिखा है। अब देखो ना, एक बार ये पढ़ाऊंगा फिर सीधा इस क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब बोलोगे सर कैसे लिखेंगे इसको? तो चलिए आइए, दिस इज आवर क्वेश्चन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए कहा गया है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि हमें जो लिखना है यहां पे, हमें लिखना है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। एग्रीड बेटा? ठीक है, मतलब किसी भी कोई भी रिएक्शन आपको गिवन होगा, जैसे रिएक्शन गिवन है 2a + 3b gives you 4l + 5m, ठीक है। मुझे इसको लिखना है, अगर डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन की टर्म्स में लिखूंगा, मतलब अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में लिखूंगा तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये आ गया समझ में? अब आते हैं वापस, 2a + 3b gives you 4l + 5m, एग्रीड? अब पहली बात, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ A by dt, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद इज इक्वल टू आएगा। मैं यहां पे लिखूंगा डी कंसंट्रेशन ऑफ D by dt, डी कंसंट्रेशन ऑफ L by dt, डी कंसंट्रेशन ऑफ M by dt। हर रिएक्टेंट, यहां बीच में बच्चे बोलते हैं सर प्लस का साइन है, यहां पे एरो बना हुआ, आपने सब में इज इक्वल टू लिख दिया। देखो अगर मुझे रेट लिखना है, मुझे सिर्फ एक ही टर्म्स में लिखना है, तो मैं इन सबको नहीं लिखूंगा। उसने बोला कि भैया मुझे ऐसे रेट की कंसंट्रेशन की बने कि भाई ये 5 मोल पर लीटर 10 सेकंड में कम हो रहा है, जरूर होने वो सबकी कंसंट्रेशन देगा, सपोज एक ही देगा, तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा DA/dt। पर सबकी टर्म्स में अगर लिखना है, देखो रेट DA/dt, अभी पूरा नहीं लिखा है इसको, सिर्फ बता रहा हूं। तो इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में, कौन से रिएक्टेंट के लिए? A के लिए। अगर मैं लिख रहा हूं, अगर इसको ना लिखूं, मैं सिर्फ लिखूं dB/dt, तो सिर्फ B प्रोडक्ट के लिए पूरे रिएक्शन का रेट एक रिएक्टेंट से या एक प्रोडक्ट से निकल सकता है, ठीक है। पर अगर आपके पास अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट है और सबकी टर्म्स में आपको रेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे? DA/dt is equal to dB/dt is equal to DL/dt is equal to DM/dt, है ना बच्चों? ठीक है, अभी हो गया। अब ये स्टिचियोमेट्री कहाँ जाएगी? एक आ जाएगी, एक आ जाएगी। अब बच्चे रख लेते हैं, ठीक है। माइनस साइन तो रिएक्टेंट में आएगा, प्रोडक्ट में प्लस साइन आएगा, रिएक्टेंट में माइनस साइन आएगा। अब बच्चा बोलता है सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये आएगा इसमें नहीं, इसमें आएगा नहीं। हाँ, बच्चों को रटा दिया जाता है अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में, बेटा फ्रैक्शन में लिख लो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये पूरा हो गया डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन।
बच्चों को ये समझाया जाता है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बेटा ये फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन में रख ठीक है। अब बच्चे भी रख लेते हैं, बच्चे भी माहिर। हाँ सर ठीक है, रख लिया। अब मेरा सवाल है क्यों जाएगा भाई? जो लिखा है फ्रैक्शन में, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को फ्रैक्शन में क्यों लिखा? ठीक है, तो अब तमीज से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको नीचे, काफी जगह है। जब मैं लिखता हूं बेटा रेट, ध्यान दीजिएगा, बस ये लाइन समझिए। जब मैंने लिखा TA/dt, अच्छा पहले इसको रीड कर लो, इसको रीड करेंगे मेरे साथ साथ सब बच्चे। इसके 2 मोल जाएंगे मतलब रिएक्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जाएंगे। इसके 2 मोल जाएंगे, इसके 3 मोल जाएंगे, तो इसके 4 मोल आएंगे, इसके 5 मोल आएंगे। ठीक है बच्चों, इसके 2 मोल जाएंगे, इसके 3 मोल जाएंगे, इसके 4 मोल आएंगे, इसके 5 मोल आएंगे। यहां तक आया? ठीक है, इसके 2 जा रहे हैं, इसके 3। अब आपसे पूछता हूं, जब मैं इतना लिखता हूं DA/dt, इसका मतलब है कि कितने मोल है यहाँ पे, कितने मोल है यहाँ पे, कितने मोल है यहाँ पे? ये 2 नहीं लिखा मैंने कहीं भी, सिर्फ मैंने लिखा DA/dt। तो मेरा सवाल है कितने मोल है A के? ठीक है, तो 99.9% बच्चा बोलेगा सर 1 मोल। आंसर है रॉन्ग। जब आप DA/dt लिखते हैं तो इसका मतलब ये 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये 2 मोल्स इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब इफ आई एम राइटिंग DA/dt, इट मींस मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ 2 moles of A, 2 moles which are given in the balanced chemical equation। जब मैं लिखता हूं dB/dt, तो कितने मोल्स इसके अंदर है? 3 मोल्स। इसके कितने मोल है? 2 मोल। इसके कितने मोल है? 3 मोल। अब अगर मैं दोनों के बीच में इज इक्वल टू लगा दूं, तो क्या दोनों का रेट बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके कितने मोल है? 2 मोल। इसके कितने मोल है? 3 मोल। इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों के मोल को सेम करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? जब मैं सिर्फ ये लिखता हूं DA/dt, या जब मैं लिखता हूं dB/dt, या जब मैं लिखता हूं dL/dt, तो इसका मतलब, या जब मैं लिखता हूं dM/dt, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने मोल्स हैं? कि 2 मोल। कितने हैं? 3 मोल। वो 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे कितने? 4 मोल। यहाँ पे कितने? 5 मोल। अब अगर मैं इनके बीच में इज इक्वल टू डाल दूं, तो क्या रेट सबका बराबर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके तो भाई 2 मोल है ना, इसके 3 मोल है ना। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो कितने मोल हो गए? 1 मोल। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे कितना था? 3 मोल। ये कितना है? ये कितना है? 3 मोल्स। चेक करिए, अगर नहीं ध्यान दिया तो कभी भी नहीं आएगा। dB/dt मतलब कितने मोल्स? 3 मोल्स। if I divide by 3 कितने मोल्स? 1 मोल। dL/dt मतलब कितने मोल्स? 4 मोल। if I divide by 4 कितने मोल्स? 1 मोल। dM/dt कितने मोल? 5 मोल। डिवाइड बाय 5 कितने मोल? 1 मोल। अब सबके मोल कितने हो गए? बराबर हो गए, तो सबका रेट क्या आएगा? बराबर आएगा। तो समझ में आया कि ये 2 फ्रैक्शन में क्यों गया 3, ताकि सबकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। और जब सबकी कंसंट्रेशन बराबर होगी तभी सबके रिस्पेक्ट में एक ही रेट आएगा। दादा समझ में आया ना? तो the corresponding stoichiometric coefficient goes into the fraction. Why? To make the concentration same. Because when you are simply writing dA/dt, it means, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, it means आप रेट को लिख रहे हो in terms of number of moles of A which are given in a balanced chemical equation। मतलब अगर आप सिर्फ dA/dt लिखते हो तो इसका मतलब आप रिएक्शन के रेट को 2 मोल्स की टर्म्स में लिखते हो। समझ में? 2 कहीं दिखता नहीं है, पर मानना पड़ेगा कि वो 2 मोल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। dB/dt लिखते हो, इसका मतलब 3 मोल। अब इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना मोल है? 1 मोल। अब इसके कितने मोल है? 3 मोल। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं कितना मोल? 1 मोल। तो सबका मोल 1-1 हो गया, तो सबका कंसंट्रेशन बराबर हो गया।
तो सबके रिस्पेक्ट में रेट बराबर आएगा। समझ में आया? तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में इसलिए हम क्या करते हैं, ये होगा हमारा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। समझ में आया? हाँ है ना? क्या करने के लिए? सिंगल रेट ऑब्टेन करने के लिए। परंतु जब हम सेकंड पार्ट में जाते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि इंडिविजुअल लिखना है। पढ़िए क्वेश्चन को। राइट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एल एंड एम। यानी कि आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर आपको लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आपको लिखना है। ठीक है, इसको डाल दूं, इसको डाल दूं बच्चे। ये लेट आया, ये लेट आया, ये लेट आया। ठीक है, यहाँ पर लिखना है रेट ऑफ ए बी पी ए आर एन सी अपीयरेंस ऑफ एल। आपको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एम। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ये इस रिएक्शन में फोकस करो, 2a + 3b। तब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे d a by dt, d b by dt, यहाँ पे d l by dt, यहाँ पे d m by dt। अब मुझे बस एक बात बता दो, ये 2 3 4 5 का जाएगा, जल्दी सोच के, 2 मिनट है आपके पास। 2 3 4 5 कहाँ जाएंगे? नहीं आया समझ में? दोबारा क्वेश्चन में क्या बोला गया? रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ए की निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी की निकालो, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस एल का निकालो। यानी कि इस बार सिंगल रेट नहीं निकालना है। पहले वाले में क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखना था। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन एक निकलता है सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में। इस बार वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है भैया सिर्फ एक ही बात करो कि मुझे सिर्फ एक का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए। तो देखो बेटा, क्या इक्वेशन को रीड किया करो। इक्वेशन क्या है? 2a + 3b gives you 4l + 5l। अब इसको रीड करो, हिंदी में रीड करो। चलो, इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके 3 मोल जाएंगे। इफ यानी कि if 2 moles of A are disappearing, 3 moles of B are disappearing। ठीक है, और इसके 4 मोल आएंगे और इसके 5 मोल आएंगे। यानी कि अगर इसके 2 मोल जा रहे हैं तो इसके 4 मोल आ रहे हैं, या जब इसके 3 मोल जा रहे हैं तो इसके 4 मोल आ रहे हैं, या इसके जब 2 मोल जा रहे हैं तो इसके 5 मोल आ रहे हैं, है ना? अब समझना, तो जब वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स का, क्या बोला? इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछता है, क्या बोला मैंने? अगर वो इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछता है तो आपको उतने ही मोल्स की टर्म्स में लिखना है जितने की बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, पर नहीं, यू मस्ट नो द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल है। जब आप इतना लिखते हो -dA/dt, इसका मतलब 2 मोल आ गए, -dB/dt इसका मतलब 3 मोल आ गए, dL/dt 4 मोल आ गए, dM/dt 5 मोल आ गए। तो जब आप इसमें, तो याद रखना, जब आप इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्या बोला? जब आप इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, फाइंड करते हो तो उसमें जो रिएक्शन होती है उसके स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं होते। क्या बोला? रिएक्शन के स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं तो आप उतने ही मोल्स की टर्म्स में निकालते हैं जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन होते हैं। यानी कि जब मैं लिख रहा हूं dA/dt तो मैं 2 मोल्स की टर्म्स में लिख रहा हूं, जब मैं लिख रहा हूं dB/dt तो 3 मोल्स की टर्म्स में। यानी कि जब मुझसे अकेला पूछेगा कि बता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई 2 मोल जा रहे,
तो 2 मोल जा रहे हैं मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा dA/dt, है ना, क्योंकि मैंने कहा ये 2 इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ B के 3 मोल जा रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा dB/dt। 4 मैं क्या बोलूंगा L के 4 मोल बनने तो क्या लिखूंगा dL/dt, या M के 5 मोल बनने तो मैं क्या लिखूंगा dM/dt। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नाउ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको आज एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो अगर आप YouTube में देख रहे हैं देखिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी केमिस्ट्री सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स लिखिए, और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं, हमारी इंस्टीट्यूट की ऐप पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे चैट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए प्रॉब्लम्स। वीडियो देखेंगे तभी प्रॉब्लम्स होगी, देखेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम्स कहाँ से होंगी, ठीक है बच्चों। तो आज हमने सेकंड पार्ट खत्म कर लिया, जिसमें हमने एवरेज रेट सीख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट सीख लिया और डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन सीख लिया, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। रीड, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और टाटा बाय बाय।